वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा डिस्कशन है सेक्शन 7 का और सेक्शन 7 बेहद काम का सेक्शन है। सेक्शन 3 बात करता है साफ फॉर्मेशन की। सेक्शन 3A बात करता है कि मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी इन सर्टेन केसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट। सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। भाई मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है, मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी है, प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस किस का क्या क्या लगने वाला है, कहां से क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, सारी चीज, सारा डिस्कशन कहां पर है यार? सेक्शन 7 में, राइट। चलो, तो भाई ओवरऑल सेक्शन 7 की बात करें तो भाई सेक्शन 7 किसकी बात करता है? ये बात कर रहा है साहब इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की, कि मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सारा कंसेप्ट है ओवरऑल। चल, सेक्शन 7 की बात करें तो यहां पर अगर हम मोटा मोटी देखें, राइट, तो हमारे पास सेक्शन 7 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और यहां पर जो आपके पास सब सेक्शन है वो आपके पास सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 7 तक है। तो कुल मिलाकर 7 तरीके के अलग अलग सब सेक्शन हैं जो बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। प्लस हमको इसमें रूल्स बहुत देखना है, राइट। कम से कम 3 से 4 तरीके के अलग अलग रूल्स हैं, फॉर्म नंबर है जो हमको बात करनी है, ड्यूरेशन है वो हमको बात करनी, लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है एक। तो हमको बहुत सारी चीजों की बात करनी है इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में। बैक टू बैक स्टार्ट करते जाएं और आगे चलते जाएं, आराम से वन बाय वन सब सेक्शन को पढ़ेंगे। ये कंटेंट जो है आपके पास, ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट का कंटेंट है। चले, तो भाई सेक्शन 7 है, सब सेक्शन 1 है। क्या बोल रहा है वो सब सेक्शन 1? कि भाई आपको अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, इन दैट केस यू नीड टू फाइल सम डॉक्यूमेंट्स विद द आरओसी। अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं। जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आप कंपनी बनाना चाहते हो, राइट, आपकी कंपनी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड होगी। मतलब जब आप कंपनी का फॉर्म भरोगे तो वहां पर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए रिस्पेक्ट में रहते हैं फॉर्म्स, और उस फॉर्म्स के रिस्पेक्ट में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट करना पड़ता है, राइट। चल, थोड़ा सा पहले हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर लें कि ओवरऑल अगर मेरे पास क्लाइंट आया है और मुझे बोलता है कि सर एक प्राइवेट कंपनी बना दो यार, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगूंगा, मेरा तरीका क्या होगा, वो बात करें। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा भाई देख, तुझे बनानी है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। मैं उससे पूछूंगा भाई आपको जो प्राइवेट कंपनी बनानी है उसमें कैपिटल कितनी रखोगे? सबसे पहला सवाल होगा मेरा। तो वो क्या बोलेगा, सर यार कैपिटल तो आप बताओ कितनी रखनी चाहिए मिनिमम। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई पहले 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की हुआ करती थी, पब्लिक कंपनी है 5 लाख रुपए, प्राइवेट कंपनी है 1 लाख रुपए। बट 2015 वाला एक्ट आया तो उसने साहब ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाले क्लॉज को हटा दिया। अब आपको एज कोई मिनिमम कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या जीरो कैपिटल से कंपनी बना लेंगी? आंसर इज नो। कंपलसरी आपको 10,000 रुपए, 5-5 हजार रुपए, 2 लोग मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके हिसाब से कंपनी हमारी बना दो। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली स्टेप्स, हम स्टेप्स की बात करें, सबसे पहली स्टेप हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे बंदे के डीएससी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
सबसे पहले अब याद रखने वाली बात क्या है इंपॉर्टेंट आपके पास में, मेरे पास प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर हैं, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर हैं। याद रखना सबके डीएससी बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा हम अलग बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से। जो मेरे पास मिस्टर ए एंड बी आए हैं, इनके पास ये आज तक किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम कंपनी बनाकर डायरेक्टर डिन नंबर वगैरह लेगा। तो ये जो 2 बंदे हैं या जो 7 मेंबर रहेंगे, 7 क्या रहेंगे? मेंबर, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। याद रखना हर एक बंदे का डीएससी बनता है। आप बोलोगे सर मेंबर का डीएससी क्यों बनेगा? डायरेक्टर का बनना चाहिए ना यार। बात आपकी बिल्कुल सही है, बट जो आपके फॉर्म्स होते हैं, मेमोरेंडम का फॉर्मेट या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट, ई फॉर्म, आईएनसी 33, ई फॉर्म, आईएनसी 34, आईएनसी 33, 34, जो 2 तरीके के फॉर्म होते हैं, इनमें रहता है सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन। हम जब अपना ये पूरा का पूरा सेक्शन 7 पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको दिखा देंगे कि भाई 33, 34 दिखता कैसा है। याद रखना सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन में आप ए की इंफॉर्मेशन डालोगे, बी की इंफॉर्मेशन डालोगे, नाम वगैरह सब कुछ लिखोगे यहां पर आप फॉर्म में, और यहां पर लिखोगे कितने कितने शेयर्स लिए, और यहां पर आपको दोनों का डीएससी लगाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी 10 मेंबर के साथ में बना रहे हो ना, 10 का क्या बनेगा बॉस? डीएससी। बात क्लियर है मेरे ख्याल से? बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमको सारे बंदों का क्या बनाना पड़ेगा यार? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्यों बनाना पड़ेगा वो आपको लॉजिक बता दिया गया है। दूसरा, फिर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई हमको कम से कम 3 तो तू नाम दे दे हमको इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। और ये नाम जो भी देना ना बॉस, वो यूनिक नेम देना। यूनिक नेम मतलब तुम रिलायंस, टाटा, बाटा उठा के मत दे देना, ये तो ऑलरेडी कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड, तो वो सेक्शन 4 और रूल्स के हिसाब से वो तो आपको नाम मिलेगा ही नहीं जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। आपने बोला सब जोमेटो ले लो, इटर्नल ले लो, ये ले लो, स्विगी, नहीं चलता। आपको प्रेफरेंस में देना पड़ेगा सब यूनिक नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। आरओसी में हम सबसे पहले क्या करते हैं सब, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है, अच्छा ये नाम वाला जो सिस्टम होता है ना, इसको हम बोलते हैं पार्ट ए। कौन सा है यार पार्ट? पार्ट ए। पार्ट ए का है स्पाइस प्लस, मतलब आईएनसी 32 वाला फॉर्म जो होता है वो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइस प्लस। और उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। नाम का होता है पार्ट ए और उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन पार्ट बी में जाती है। तो गवर्नमेंट ने हमको 2 ऑप्शन दिए हैं कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले कोई भी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप 2 नाम पार्ट ए में फाइल करके इसकी गवर्नमेंट को फीस देकर आप अपना सबसे पहले नेम रिजर्वेशन करवा लो। इससे क्या होता है, मुझे एक चीज तो मिल गई कि भाई मुझे कंपनी का नाम मिल गया। तो हम क्या करते हैं साहब, पार्ट ए खोला इनकॉर्पोरेशन का, उसमें 2 नाम डाल दिए, क्या क्या मेरी कंपनी एक्टिविटी करेगी वो डाल दिया, और वो नाम के लिए अप्लाई कर दिया। आरओसी को हमने नाम के लिए अप्लाई कर दिया, आरओसी 2-3 दिन में अप्रूवल दे देता है कि भाई आपको नाम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो नेम अवेलेबिलिटी का हमारे पास क्या आ जाता है, एक फॉर्म आ जाता है, अप्रूवल लेटर आ जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है, और उसका यूज करते हुए हम अपना पार्ट भी फिर बाद में भरते हैं।
दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या होता है, आपके 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन सही रहता है। क्यों? क्लाइंट को आश्वासन हो जाता है, हाँ यार काम चल रहा है सब, और हमें नाम भी मिल जाता है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। फिर बाद में हम पार्ट ए का जो रन जो वो होता है आपका SRN नंबर, उससे हम पार्ट बी को आगे फिल करते हैं और वहां पर हम अकॉर्डिंगली काम होता है। राइट, इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो सेकंड चीज क्या लेंगे हम, 3 से 4 नाम लेते हैं, वो चेक करते हैं। कोई भी 2 नाम लेकर हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई हम ये 2 नाम के साथ में कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमें चाहिए पड़ते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। थर्ड स्टेप, वो जो आपके मेंबर हैं, वो जो आपके मेंबर हैं मिस्टर ए और बी, इनका सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड लेते हैं, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं रिसेंट वाला, और अगर इनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ खुद का, वो भी लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं, प्लस लेते हैं इनकी स्माइलिंग करी हुई एक फोटो, ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं हम। अच्छा, ये कौन है यार, सब्सक्राइबर्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लेते हैं। राइट, ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 में हम बोलते हैं भाई कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दो। वो क्या बोलेगा, सर हम तो एक एक घर पे बनाना चाहते हैं कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक एक घर का लाइट का बिल ले लेंगे, प्लस बनवाएंगे एक रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट में एक पार्टी कंपनी रहेगी और एक रहेगा मिस्टर ए, और कंपनी के बिहाफ पर यहां पर कौन होगा, बी, साइन करेगा जो। और आप बोलोगे कि सर कंपनी तो बनी नहीं है, तो कंपनी कैसा, तो हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम डालते हैं, आगे वर्ड लिख देते हैं प्रपोज्ड। आगे वर्ड हम क्या लिख देंगे यार, प्रपोज्ड। इस तरीके से कार्यक्रम चलता है। कंपनी का हम ईमेल आईडी भी लेते हैं। राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद हम INC 32 को फिल करते हैं, जिसमें सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी जाती है INC 32 में। फिर इसके बाद INC 33 वाला फॉर्म है, उसको फिल करते हैं। अच्छा, ये फॉर्म का है, मेन फॉर्म स्पाइस प्लस, ये फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। फिर INC 34 वाला फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भरते हैं। फिर INC 9 भरते हैं, सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन। फिर एक फॉर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं अजाइल प्रो, इसको भी भरा जाता है। ये आपका PF, ESI, GST वगैरह वगैरह के लिए, राइट, एप्लीकेशन फॉर इन सब के लिए जाता है। तो कुल मिलाकर ये 5 तरीके के फॉर्म भर देते हैं। ROC की फीस का पेमेंट कर देते हैं। फीस कितनी लगती है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद अपना DSC लगाकर फॉर्म अपलोड कर देते हैं सारे के सारे, और फिर 3 से 5 दिन वेट करो, ROC का आपके पास अप्रूवल लेटर आएगा या कोई क्वेरी का लेटर आने वाला है। इस तरीके से हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। राइट, ये तो हो गई हमारे पास कंपनी इनकॉर्पोरेशन का कंसेप्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमको सेक्शन 7 में क्या पढ़ना है। सेक्शन 7 बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें रूल्स का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? अब इसमें प्रोविजन क्या के हैं, ये हमने जो बात करी ये तो सारी चीज है ही। एडिशनल पॉइंट्स, से फॉर एग्जांपल आपके प्रमोटर पढ़े लिखे नहीं है,
तो भाई क्या करेंगे, वो साइन कैसे करेंगे, तो भाई अंगूठा लगाओ। आपका प्रमोटर आउटसाइड इंडिया का है तो वो कैसे साइन होगा, तो भाई उन्होंने एक अथॉरिटी का नाम दिया है, वहां से लाओ। आपका प्रमोटर कोई स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वो जिक्र है सेक्शन नंबर 7 में, जो हमको सारी की सारी बात करनी है। चले, तो भाई सेक्शन 7 में ये तो हो गया जो हमने डिस्कस किया है पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ये तो पूरा का पूरा क्या होगा यार, या हम बोले स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। पूरा प्रैक्टिकल देखा है कि भाई किस तरीके से काम होता है। चले शुरू करें कंसेप्ट को। तो सबसे पहला सबसेक्शन 1, अब आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में इनबिल्ट हो गई हैं कि भाई कंसेप्ट क्या क्या होने वाला है। तो कंसेप्ट क्या है, आपको जिस भी ज्यूरिसडिक्शन में, ये कब सिलेक्ट करते हैं हम ज्यूरिसडिक्शन, आईएनसी 32 में, देयर शैल बी फाइल विद द आरओसी विद इन वो ज्यूरिसडिक्शन। आप वहां पर आरओसी का, अगर यूपी में कंपनी बनानी है तो आरओसी यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं, एमपी बनानी है तो आरओसी एमपी, पंजाब में बनानी है तो सब वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते हैं आरओसी। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन नेमली, फर्स्ट पॉइंट, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी ड्यूली साइंड बाय all the subscribers to the memorandum in such manner as may be prescribed। अब ध्यान से वर्ड लिखा है duly signed by, आपको फिजिकल साइन नहीं करने, इसमें करना पड़ता है डीएससी अटैच्ड। जो मैंने बात करी ना वही चीज यहां पर लिखी है कि भाई जो भी एमओए एओए होगा वो फिजिकल साइन वाला सिस्टम खत्म हो गया कि भाई प्रिंट आउट निकाल कर साइन मार रहे हैं ना, वो कुछ नहीं होता आज के दिन प्रैक्टिकल में। सब कुछ क्या होता है, डिजिटली साइंड। जो मैंने यहां पर बात करी है आपसे, ये वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट लाइन बात कर रहा है कि भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल पे साइंड कौन करेंगे, सारे के सारे, और भैया साइंड करेंगे, इसीलिए तो बोला है कि हर एक सब्सक्राइबर्स का डीएससी होना चाहिए। बात समझ में आई, डीएससी आपको हर एक सब्सक्राइबर का चाहिए। टू द मेमोरेंडम इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड जब जब होता है तो हम कहां भागते हैं, रूल्स पे। अभी तो हमारा सबसेक्शन 1 स्टार्ट ही नहीं हुआ और इनका पहला रूल हाजिर है। रूल 12 में क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शेल बी फाइल्ड, किसके पास में, रजिस्ट्रार के पास में, विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड है। कौन से फॉर्म में, स्पाइस प्लस। भैया स्पाइस का फुल फॉर्म याद रखना यार प्लीज, सिंप्लीफाइड एस परफॉर्मा, परफॉर्मा मतलब फॉर्मेट, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेशन नहीं है, इनकॉर्पोरेटिंग है, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस आईएनसी 32 वाला फॉर्म होता है। अलॉन्ग विद द फीस, फीस जो हमने जिक्र करी है जो स्टेट वाइज लगती है, इसमें एमओए एओए की फीस रहती है, प्लस इसको हम बोलते हैं स्टेट वाइज स्टैंप ड्यूटी। आपको फाइल करना है इस रूल के हिसाब से। आगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी, अब क्या होता है यार, बहुत बार आपको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको उस सेक्टर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। से फॉर एग्जांपल आपको सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कोई काम करना है तो भाई आपको सेबी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। आपको मनी से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको आरबीआई की रिक्वायर्ड अप्रूवल होगी। तो लॉ ने बोला इनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से। प्रोवाइडेड दैट, अगर मेरी कंपनी ऐसा कोई काम करना चाहती है
जिसके लिए रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल फ्रॉम द सेक्टोरियल रेगुलेटर रिक्वायर्ड है, लाइक आरबीआई, सेबी. Registration or approval, as the case may be, from such regulator shall be obtained by the proposed company before pursuing such object, and a declaration in this behalf shall be submitted at the stage of incorporation. सिंपल मतलब ये वाली चीज तो प्रैक्टिकली बात करें, ये वाली चीज तो हम रन फॉर्म, जब मेरी कंपनी का हम पार्ट ए में नाम अप्लाई करते हैं ना यार, ये वाला केस, ये वाले केस में यहीं पर आपको एक लगाना पड़ता है वर्ड डॉक्यूमेंट, जिस पर डायरेक्टर लोग साइन करेंगे, उस पर लिखा रहेगा कि भैया हम ये काम चालू करने के पहले आरबीआई सेबी वेबी जिससे अप्रूवल लेनी है उनसे अप्रूवल लेंगे, इसके पहले आपको नाम ही नहीं मिलता है, राइट. चलो, तो ये दो पैराग्राफ मेरे ख्याल से समझ में आ गया है सिस्टम क्या बात कर रहा है. ये बात कर रहा है सब सेक्टोरियल अप्रूवल. सेक्टर रेगुलेटर अप्रूवल की बात कर रहा है. रूल कौन सा है यार? 12. एनालिसिस देखें. अच्छा, ये पूरा बेयर एक्ट का है. ये सबसेक्शन, अभी सबसेक्शन 1 खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ इनफैक्ट. और रूल 12 जो है ये पूरा बेयर एक्ट का है. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें भाई क्या क्या लिखा है. Filing the application, a company must apply for incorporation using SPICE INC 32 with the ROC जहां पर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड होगा. फीस देनी है साहब, इसके हिसाब से एडिशनल अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड. अगर कंपनी की एक्टिविटी इस तरीके की है जिसके लिए आपको सेक्टोरियल अप्रूवल रिक्वायर्ड है, फ्रॉम सेबी, कॉम्पिटिशन एक्ट, सीसीआई वालों से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, एनवायरमेंट वालों से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो भाई उनकी अप्रूवल ले लो और अप्रूवल लेते टाइम ये डिक्लेरेशन देना है. ये सिंप्लीफाइड था रूल वाला. ठीक है, आगे फिर से बेयर टेक्स्ट में आ गया रूल नंबर 13, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. अब ये एमओए एओए कौन साइन करता है, राइट? बहुत ध्यान से. रूल कौन सा है यार? 13. द एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी शैल बी साइंड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली, बहुत ध्यान से, the memorandum or article of association of a company shall be signed by each subscriber to the memorandum who shall add his name. आपको उसमें नाम देना है, एड्रेस देना है, डिस्क्रिप्शन देना, ऑक्यूपेशन देना. मतलब जो हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज रहता है ई फॉर्म 33 का या 34 का, उसमें ब्लॉक में ए और बी की सारी, मतलब ए और बी मतलब सब्सक्राइबर्स की सारी इंफॉर्मेशन जाती है. उनका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है. ऑक्यूपेशन मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में किस में है. इफ एनी इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर and shall likewise sign and add his name, address, description, occupation, if any, and the witness shall states that I witness to subscribe or subscribers who has or have subscribed and signed in my presence, date and place to be given. यहां पर ये ये देखो, एक तो हो गई सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन और इसको एक टेस्टिफाई करा है विटनेस ने. विटनेस में रहती है प्रोफेशनल बंदे का नाम, मेरा नाम. अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, मैं अपना डीएससी लगाऊंगा सब एज अ प्रोफेशनल, तो यहां पर विटनेस में मेरा नाम रहने वाला है. फर्दर आई हैव वेरीफाइड हिज और हर आइडेंटिटी डिटेल्स फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, satisfy myself of his, her, their identification particular as filled in. तो आपको सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन डालना है, ए और बी की पूरी इंफॉर्मेशन डालना है आपको, राइट? वो पूरी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्या करना है यार, वो हम फॉर्म देखेंगे आईएनसी 32 33. पहले एक बार ज्ञान ले लें कि किस तरीके का क्या क्या होता है, सब देखना है उसमें क्या क्या है. आगे चले. ये हो गया रूल 13.1. 13.2 क्या बोल रहा है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स इलिटरेट हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, he shall affix his thumb impression or mark which shall be described as such by the person writing for him, who shall place the name of the subscribers against or below the mark. वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, राइट?
और आप क्या करोगे, वहां पर उनका नाम पता सबको लिख दोगे। Authenticate it by his own signature and he shall also write against the name of the subscriber the name number of shares taken by him। कितने शेयर्स लिए हैं इन्होंने, ये सब कुछ मुझे लिखना पड़ेगा वहां पर। इन केस अगर हमारा सब्सक्राइबर कौन होता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1 एंड सब रूल 2। सब रूल 1 में काय की बात कर रहा है, सब रूल 1 में काय की बात कर रहा है कि भाई आपको जो ये देना है वो सब्सक्राइबर को इन्फॉर्मेशन देना प्लस विटनेस, और ये बात करेगा जब हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। द टाइप रिटन or printed particulars of subscriber witness shall be allowed as if it is written by the subscribers or witness respectively, so long as the subscriber and witness as the case may be may append or his signature। उन्होंने बोला साहब हम इस फॉर्मेट को टाइप रिटन भी करवा सकते हैं और वहां पर अंगूठा लगा दिया और अंगूठे के बाद फिर सारी चीजें लिख दी वहां पर, वो चीज भी अलाउड है, प्रोवाइडेड ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि भाई बंदा वही है जिसने साइन किए हैं। आगे सब रूल 3 13(3) सच पर्सन शैल ऑल्सो रीड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा सब कंटेंट को। आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन टू द सब्सक्राइबर्स एंड मेक एन एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट दैट ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। साइन करेगा हर एक पेज पर। 4th पॉइंट 13(4)। अच्छा, अब आपको बनानी है साहब पब्लिक कंपनी, 7 बंदे चाहिए और हमने वहां पर वर्ड देखा था सेक्शन 3 में, वर्ड था पर्सन। पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड है। वेयर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सब रिलायंस और अदानी साहब ने, अदानी एंटरप्राइजेज ने, दोनों ने मिलके एक कंपनी बनानी है। बना सकते हैं क्या? यस या नो? बना सकते हैं। ये सॉल्यूशन 13(4) उसी की बात करेगा। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय, डायरेक्टर साइन करे, ऑफिसर साइन करे, एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। कौन साइन करेगा? डायरेक्टर जो ड्यूली ऑथराइज होगा। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट जिस बंदे को ऑथराइज किया गया इन दिस बिहाफ बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द बीओडी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। सब बॉडी कॉर्पोरेट के बीओडी से जिसको अप्रूवल दी गई है वो साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मतलब आरआईएल के बिहाफ पर यहां पर साइन करेगा, अदानी एंटरप्राइजेस के बिहाफ पर यहां साइन करेगा। एंड वेयर द सब्सक्राइबर इज अ एलएलपी, it shall be signed by the partners of the LLP duly authorized by a resolution approved by all the partners of the LLP। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ध्यान से देखो ये आपके पास जो 13(4) है, रूल कौन सा है यार? 13(4) ये क्या बोल रहा है? अगर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है। अब 2 बातें, अगर आपके सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं यार बॉस? बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, अब अगर हम थोड़ा लॉजिकल बात करें, जो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज हुआ है, तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, और उसमें तो सब आते हैं भाई। कंपनी वर्ड नैरोअर है, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड वाइडर है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, एलएलपी, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, foreign company, foreign LLP also that will be considered under this body corporate definition as per section 2 clause 11 के हिसाब से। समझ में आ रहा है? बट लॉ में क्या लिखा? इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है या LLP है, अलग अलग बाइफरकेशन दिया।
तो यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर कौन साइन करेगा? या तो डायरेक्टर साइन कर दे, बराबर है, कोई ऑफिसर साइन कर दे, कोई एम्प्लॉय साइन कर दे, राइट, जिसको बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया गया है, ऑथराइज बाय बीओडी। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा 13(4). और अगर एलएलपी है, अगर सब्सक्राइबर एलएलपी है, तो यहां पर एलएलपी के बिहाफ पर साइन कौन करेगा? पार्टनर। It shall be signed by the partner of the LLP, duly authorized by the resolution approved by all the partners of the LLP. Authorized by all the partner of LLP. समझ में आया? दो बातें, वर्ड क्या लिखा है यार? पार्टनर। कौन साइन करेगा? पार्टनर। क्या यहां पर वर्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर है क्या? आंसर इज नो। डेजिग्नेटेड पार्टनर है क्या? आंसर इज नो। वर्ड क्या लिखा है? साइंड बाय पार्टनर, duly authorized by the resolution approved by all the partners of the LLP. बात समझ में आ रही है? एक बात। दूसरी बात, एलएलपी में पार्टनर के अलावा क्या यहां पर ऑफिसर एम्प्लॉय को पार्टनर ऑथराइज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 13(4) में एमओएओ को अगर आपका सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कौन साइन कर सकता है? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय। डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, या हम इस तरीके से लिखें तो याद होने के लिए ज्यादा इजी रहेगा, ईओडी, ईओडी, एंड ऑफ द डे, ये साइन करेगा। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसको पावर दी गई है? पार्टनर को। यहां पर ऑफिसर को एलएलपी के, एम्प्लॉय को एलएलपी के ऑथराइज नहीं कर सकते आप। Provided that in either case the person so authorized shall not at the same time be the subscribers to the memorandum and article. ये तो ठीक है। अरे भाई, अगर मेरी रिलायंस कंपनी किसी कंपनी बन रही है और उसके बिहाफ पर सब शर्मा जी ने साइन करे हैं, तो शर्मा जी खुद वहां सब्सक्राइबर नहीं बन सकते उस पर्टिकुलर कंपनी में जिसमें रिलायंस सब्सक्राइबर बन रही है, और शर्मा जी ने ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस साइन किया है। लॉजिकल चीज सही है। तो मेरे ख्याल से रूल 13(4) समझ में आया होगा, राइट, कि भाई 13(4) में और 13(4) में ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम क्या होने वाला है। 13(5) where the subscribers to the memorandum is a foreign national residing outside India. आपने विदेशी व्यक्ति को सब्सक्राइबर्स बना रहे हो अपनी कंपनी में, अब बताओ क्या करें? अलग अलग बातें हैं। वो जो फॉरेन वाला बंदा आ रहा है वो कौन सी कंट्री का है? वो उस कंट्री का है जो पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ के हैं। अरे भाई, कुछ कुछ कंट्रीज को बता रहा है आगे आपको, कुछ कुछ कंट्रीज को उन्होंने कॉमनवेल्थ का पार्ट माना है, राइट, यूएसए, यूके वगैरह।
ये सारी कंट्री, अगर वहां का बंदा आपकी कंपनी में सब्सक्राइबर बनना चाहता है भारत में, his signature and address on the memorandum and article proof of identity shall be, इनको नोटराइज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ऑफिस से by a notary public in that part of the commonwealth, वहीं के गेजेटेड बंदे से साइन करा लो। अगर वो जो आपके यहाँ बंदा सब्सक्राइबर आ रहा है फॉरेन वाला, वो कौन से है यार? इन अ कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ अपोस्टाइल कन्वेंशन 1961, तो इनके साइन आपको सेम चीज है, नोटराइज बिफोर द नोटरी पब्लिक ऑफ द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन, डील इज अपोस्टाइल इन अकॉर्डेंस विद दिस सेड कन्वेंशन, बराबर है। तो उन्होंने बोला है साहब ये पर्टिकुलर अगर है तो यहां पर आपको सेम चीज है, नोटरी पब्लिक से कराना पड़ेगा। अगर कोई जो सब्सक्राइबर्स आ रहा है ना तो वो कॉमनवेल्थ का है ना ही कन्वेक्शन का है, अब क्या करें? ना ही यहां पर्टिकुलर एक्ट वाला है, राइट? अब क्या करें? तो लॉ ने बोला उसके साइन एड्रेस ऑन द मेमोरेंडम आर्टिकल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी shall be notarized before the notary public of such country, वो साइन करेगा, प्लस द सर्टिफिकेट ऑफ नोटरी पब्लिक shall be authenticated by the diplomatic or consular officer empowered in this behalf under section 3 of diplomatic and consular office oath and fees act 1948 एडिशनल रिक्वायरमेंट है। मतलब नोटरी पब्लिक से तो ये काम कराना ही है, प्लस डिप्लोमेटिक से और आपको सर्टिफिकेट लेना है। Where there is no such officer by any officials mentioned in section 6 of Commissioner of Oath Act 1881 or any act amending the same. C point, अगर कोई बंदा है जो आपकी कंपनी में सब्सक्राइबर बनना चाहता है बट ना तो वो कॉमनवेल्थ का ना ही कन्वेंशन का है, तो क्या? तो लॉ ने बोला यार आपको दो काम करवाने पड़ेंगे फिर। डी, अगर कोई मिस्टर जॉन भारत में आ गए, विजिटेड इन इंडिया, intended to incorporate a company, और वो चाहते हैं भारत में कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना, in such case the incorporation shall be allowed if or she is having a valid business visa, business visa होना चाहिए तभी तो बन पाओगे भाई। Explanation, for the purpose of this clause it has been clarified that in case of person is of Indian origin or overseas citizen of India, requirement of business visa shall not be applicable। बंदा भारत का है साहब तो है, जब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भी आपको बिजनेस वीजा की जरूरत नहीं है ये वाले केस में, राइट? तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर पॉइंट 13.4 जो है 13.4 क्लैरिफाई होगा। अब ये 13.4 में पूरा का पूरा जो रूल 13 है इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो साइनिंग बाय सब्सक्राइबर्स, मेमोरेंडम पे आपको नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन लिखनी है। इलिटरेट है तो भाई वो प्रिंट आउट लेकर उनका नाम पता लिख लो, अंगूठा लगवा दो, वो काम हो जाएगा आपका। राइट द सब्सक्राइबर्स नेम नेक्स्ट टू द मार्क, मार्क टू मार्क मतलब थंब इंप्रेशन वाला। साइन टू कंफर्म इट्स ऑथेंटिसिटी, मेंशन द नेम ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय द सब्सक्राइबर। द पर्सन असिस्टिंग मस्ट ऑल्सो रीड एंड एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स टू द इलिटरेट पर्सन, विटनेस को डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टाइप ऑफ प्रिंटेड नेम अलाउड है। अगर सब्सक्राइबर कोई कंपनी एलएलपी है तो देखो भाई कंपनी के केस में डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, ईओडी अलाउड है। यहां पर सिर्फ वर्ड पार्टनर है और पर्सनल कैपेसिटी में आप काम नहीं कर सकते। और ये आपका था फॉरेन नेशनल वाला, नोटराइज बाय द नोटरी पब्लिक इन दैट कंट्री फ्रॉम अ हेग कन्वेंशन कंट्री है तो नोटराइज एंड अपोस्टाइल कराना है आपको। कहीं का नहीं है बंदा तो दो काम कराना है आपको, नोटराइज प्लस ऑथेंटिकेट करेगा डिप्लोमेटिक काउंसलर ऑफिसर, या बाहर से यहां घूमने आ रहा है तो बिजनेस वीजा है। एक्सेप्शन कब है? जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ है, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपको बिजनेस वीजा की जरूरत नहीं है, राइट? ये पूरा का पूरा शॉर्टकट में है आपके पास कंसेप्ट कि भाई क्या क्या है। थोड़ा सा अलग बात करें, एज सच ज्यादा क्यों चाहिए? पहली बात तो ये जो रूल 13.5 है जिसमें सब्सक्राइबर बाहर का है उसमें इतना साइन वाइन क्यों चाहिए? When a subscribers to the memorandum is a foreign national residing outside India, Indian authorities, that is ROC, cannot physically verify his or her identity, इसलिए हमें उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी के साइन चाहिए जो रिलायबिलिटी हो।
To prevent the fake incorporation, identify fraud, misuse, the rule ensure authenticated jurisdiction-wise verification. Important चीज, कॉमनवेल्थ कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह। तो इन लोग का आपको चाहिए नोटरी पब्लिक ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। लॉजिक क्या है? इंडियन ट्रस्ट कॉमनवेल्थ नोटरी सिस्टम शेयर लीगल हेरिटेज, सो सिंपल नोटराइजेशन सफिशिएंट है, काम हो जाएगा। अगर पार्टी पर्टिकुलर कन्वेंशन की कौन कौन है? यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूएई, साउथ कोरिया, तो आपको इनकी चाहिए हमें, ये हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। कहीं की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के हैं आप रहने वाले, भूटान के, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया वगैरह वगैरह, तो ये कंट्रीज हैं जो ना तो कॉमनवेल्थ की पार्ट है ना ही कन्वेंशन की पार्ट है। तो लॉ ने बोला बॉस दो काम कराओ, फिर डिप्लोमेटिक से भी साइन कराना है आपको। नो म्यूचुअल रिकॉग्निशन, इंडिया रिलाइज ऑन इट्स डिप्लोमेटिक काउंसलर ऑफिसर टू सर्टिफाई जेन्युइननेस। भारत के राजदूत रहते हैं इन कंट्रीज में, वो लोग सर्टिफाई कर देंगे, बढ़िया रहेगा। फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया मस्ट हैव वैलिड बिजनेस वीजा एक्सेप्ट ओसीआई एंड पीआईओ। Overseas citizen of India, person of Indian origin. To ensure the person intention is genuine business, not misuse of Indian incorporation. Business visa physical verification में proof में काम में आने वाला है। तो ये हमारा क्या था यार? रूल कौन सा है यार? आपका पूरा का पूरा रूल 13 की हमने बात यहां तक की है कि भाई किस तरीके से क्या क्या काम होने वाला। सेक्शन 7 बहुत काम का है। अभी हमारा सबसेक्शन 1 पढ़ा, सबसेक्शन 1 कंप्लीट नहीं हुआ, इनफैक्ट सबसेक्शन 1 में ए वाला पॉइंट पढ़ा, रूल 12 पढ़ा, रूल 13 पढ़ा। 13.4 इंपॉर्टेंट है, 13.5 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने रूल 13 की बात की थी कि भाई रूल 13 में कौन कौन सा जिक्र है, दो चीजें बहुत खास थी, 13.4 एंड 13.5 की बात की थी। चले अब हमारा बी पॉइंट। अभी तक हमने क्या बात करी है यार? हमने बात की है साहब सेक्शन नंबर 7 में, और सेक्शन नंबर 7 में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि भाई मेमोरेंडम आर्टिकल को साइन करेगा हर एक सब्सक्राइबर। फिजिकल साइन होता नहीं है, अब क्या होता है साहब? डीएससी होता है। फिर हमने रूल 12 की बात करी थी इसके साथ में, देन रूल 13 की बात की थी। सब सेक्शन 1 ही पढ़ रहे हैं, उसमें ए पॉइंट देखा था, अब हमारे सामने जो है वो बी पॉइंट है। शुरू करें। A declaration in the prescribed form। अब लॉ ने क्या बोला? लॉ ने ये बोला एक काम करो यार, आपको हम एक फॉर्म 8 का फॉर्मेट देते हैं, सिंगल पेज का एक वर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा। उस वर्ड डॉक्यूमेंट पर ये लिखा रहेगा साहब, आपको पहली बात तो साइन कराने उस पर प्रोफेशनल के, सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी वाला बंदा, ये बंदे साइन करेंगे साहब। जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है वो व्यक्ति उस पर साइन करेगा और वो क्या बोलेगा कि भाई मेरी नजर में कंपनी ने सारी की सारी कंप्लाइंस कर ली है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये डिक्लेरेशन जाएगा पॉइंट नंबर बी में। अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है यार? INC 8 वाला फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? INC 8 वाला फॉर्मेट है। आज के दिन बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो अलग से आपको INC 8 अटैच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मिनिस्ट्री बहुत चालू है। मिनिस्ट्री ने क्या करा साहब, INC 32 में एक डिक्लेरेशन का अलग से एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, जिसमें मैं अपना नाम डालता हूं, अपना एड्रेस डालता हूं, फादर्स नेम डालता हूं साहब, पैन नंबर डालता हूं, सब कुछ डालना पड़ता है आपको वहां पर, मेंबरशिप नंबर वगैरह। और वही डिक्लेरेशन है कि भाई कंपनी ने सारी चीजें ध्यान रख ली है। कौन कौन साइन करेगा? प्रोफेशनल में कौन कौन काउंट होता है? तो उन्होंने कहा साहब एडवोकेट कर सकता है, सीए कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है इन प्रैक्टिस, हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, और बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, and the rules made thereunder in respect of the registration of matter precedent or incidental thereto have been complied with। याद रखना भैया, प्रोफेशनल के साथ में डायरेक्टर साहब का भी डीएससी लगेगा। जो बंदा प्रपोज टू बी डायरेक्टर बनने वाला है कंपनी में, उनको भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। दोनों बंदे डिक्लेरेशन देंगे, प्रोफेशनल प्लस डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर,
कि भाई कंपनी ने सारा का सारा कंप्लायंस कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के रिस्पेक्ट में। आगे रूल 14 इसके लिए बात करता है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है सब, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, द डिक्लेरेशन बाय द एडवोकेट और अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। भाई ये प्रैक्टिस वाले बंदे होना चाहिए। डिक्लेरेशन कौन से फॉर्मेट में देना है? INC 8 वाले फॉर्मेट में। एक्सप्लेनेशन, सीए कौन होता है? तो भाई 1949 एक्ट के हिसाब से जो सीए साहब है वो। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन? जो CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट 1959 वाला है उसके हिसाब से। कंपनी सेक्रेटरी 1980 वाला एक्ट है उसके हिसाब से। जो बंदे को क्वालिफाइड किया गया है उन सबको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा बी पॉइंट। अभी हमने 7(1)A देखा है। 7 सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज A B की बात की है। C, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ दी सब्सक्राइबर्स, हर एक सब्सक्राइबर से हमें डिक्लेरेशन लेना है टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। और जो बंदा, याद रखना, अगर मैं और मेरी वाइफ मिलकर साहब कंपनी बना रहे हैं, हम दोनों ही फर्स्ट सब्सक्राइबर, हम दोनों ही फर्स्ट डायरेक्टर हैं, तो एक ही बार डिक्लेरेशन लेना। बट इन केस अगर अलग अलग होते हैं, सब्सक्राइबर्स अलग हैं, सब डायरेक्टर्स अलग हैं, फर्स्ट डायरेक्टर अलग है, फर्स्ट डायरेक्टर का जिक्र आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहां लिखना पड़ता है आपको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। वहां पर चेंज करके हम नाम लिखते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर मिस्टर ए और मिस्टर बी होंगे कंपनी के। इफ एनी इन द आर्टिकल्स दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन कनेक्शन विद, ध्यान से डिक्लेरेशन देगा सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम वाला, प्लस जो भी फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहां लिखा है यार? आर्टिकल्स में, दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। सब कंपनी के फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। दैट हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफीसेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू द कंपनी अंडर दिस एक्ट, ना ही आपने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 साल, पिछले 5 साल में भी आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है पुराने कंपनीज एक्ट में। And that all the document filed with the ROC for registration of the company contains information that is correct and complete and to the best of the information। कुल मिला के यहां वाले में मेमोरेंडम का जो सब्सक्राइबर है वो साइन करने वाला है, प्लस जिस बंदे का नाम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर लिखा है कंपनी में वो बंदा भी साइन करेगा कि भाई मैंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी फॉर्मेशन, ना ही पिछले 5 साल में कोई हमने ऐसा कोई ऑफेंस किया है। तो ये पॉइंट कौन सा यार? पॉइंट नंबर सी वाला। आगे डी, द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब ये है कि जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं उस टाइम पर मैं रजिस्टर्ड ऑफिस दे सकता हूं, या फिर जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं उस टाइम पे कोई आप दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए नाम दे दो जहां पर डॉक्यूमेंट आप एक्सचेंज कर सके, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। और कंपनी बनने के बाद फिर मैं INC 22 में दूसरा फॉर्म में एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कर दूं अपडेट, ये लॉ में अलाउड है। इसका मतलब ये है, क्या आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रजिस्टर्ड ऑफिस देना जरूरी है? आंसर इज नो। तब आप दे सकते हैं एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, और जब मेरी कंपनी बन जाए तब आप एक रजिस्टर्ड ऑफिस ले लें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करें, तब आपको वो फाइल करना पड़ेगा। ई पॉइंट, द पर्टिकुलर्स ऑफ द नेम इंक्लूडिंग द सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस। अच्छा, ये पॉइंट बात कर रहा है सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन की, कि भाई इनकी इंफॉर्मेशन दो। बेसिकली पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, बैंक स्टेटमेंट ये लगा देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी है। नेशनलिटी और सच अदर पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम along with copy of identity। copy of identity एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब लॉ ने अलग से प्रिस्क्राइब करा है किस किस डॉक्यूमेंट को हम कॉपी ऑफ आइडेंटिटी मांगते हैं। इनके सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सब प्रिस्क्राइब्ड कहां पर है? रूल 16 में प्रिस्क्राइब्ड है, ई वाले पॉइंट क्लॉज के हिसाब से। तो कुल मिलाकर जो 7(1)E है उसमें सब्सक्राइबर्स की जानकारी मांगी गई है कि भाई सब्सक्राइबर्स की आपको जानकारी पेश करना है।
सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो वहां पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या क्या देना है? तो भाई इन्होंने बोला नाम बताओ बंदे का, इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, वो बताना है। रिसेंट फोटोग्राफ अफिक्स्ड स्कैन विद द एमओए एओए। एक फोटो चाहिए पड़ेगी डायरेक्टर साहब की, सब्सक्राइबर्स की। फादर मदर नेम बताओ, नेशनलिटी बताओ भाई भारतीय निवासी हो कि नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ बताओ भाई अपनी, प्लेस ऑफ बर्थ बताओ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, आधार में लिखा होता है यार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम डायरेक्टर से नहीं पूछते, सब्सक्राइबर से नहीं पूछते कि भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या पता 10वीं पास ना हो, वो सब ग्रेजुएशन लिख दो, काम बन जाता है। ऑक्यूपेशन जनरली बिजनेस ही लिखते हैं क्योंकि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो बिजनेस करना चाहते हैं। इनकम टैक्स पैन नंबर रहेगा इनका। परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जनरली इसमें हम लगाते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अलाउड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलाउड होता है। ऑल्सो प्रेजेंट एड्रेस, टाइम सिंस रिसाइडिंग एट प्रेजेंट एड्रेस, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। एड्रेस ऑफ प्रीवियस रेजिडेंस एड्रेस इफ स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस इज लेस देन 1 ईयर। सिमिलरली द ऑफिस और बिजनेस एड्रेस कंपनी के केस में। ईमेल आईडी ऑफ सब्सक्राइबर ये देना पड़ेगा आपको। फोन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ये देना पड़ेगा आपको। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू I2L shall be of individual subscriber। ऑब्वियसली यार ये कंपनी का फादर नेम तो होगा नहीं, एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल एंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। लॉ ने बोला साहब इंडिविजुअल सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन देना है, जो CA CS CW इन्वॉल्व है उनकी इंफॉर्मेशन आपको ये नहीं देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर इंडियन नेशनल, अगर आप भारतीय मूल के निवासी हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या रहेगा भैया, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है। एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर पैन कार्ड तो दे दिया, मतलब लॉ ने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड को रख दिया एक तरफ कि भाई वो तो चाहिए, उसके साथ में वोटर आईडी कार्ड हो जिसपे आपकी गंदी सी फोटो है वो दे दो, पासपोर्ट की कॉपी हो, पासपोर्ट बनवाया है तो, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, गाड़ी तो चलाते ही हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN, तो नॉर्मली इसमें आधार कार्ड आ जाता है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं साहब, पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड आइडेंटिटी में काम आ गया। फॉर फॉरेन नेशनल्स और नॉन रेजिडेंट इंडियंस इनका तो कंपलसरी क्या चाहिए पड़ता है यार, पासपोर्ट। भारत में आ रहे हो तो पासपोर्ट तो होगी ना सर। एक्सप्लेनेशन, इन केस द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी होल्डिंग अ वैलिड डिन, अगर कोई विदेशी व्यक्ति के पास ऑलरेडी डिन है, द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोवाइडेड देयरइन हैव बीन अपडेटेड एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन and the declaration to this effect is given in the application, the proof of identity residence need not be attached। अगर सब्सक्राइबर का ऑलरेडी डिन है, इसका मतलब ये है कि भाई आपसे कोई कंपनी बनवाने आया है, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर बी के पास डिन नंबर नहीं है, बट ये भाई ऑलरेडी 3 कंपनी में डायरेक्टर है तो इनका तो डिन नंबर भी है, तो इनके आपको आधार पैन नहीं चाहिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिन नंबर है ना यार, और डिन नंबर जब निकाला है तो इन्फॉर्मेशन तो मिनिस्ट्री के पास पहले से है, तो आप तो बस डिन नंबर डाल दो, आपको कोई अटैचमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। द डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट इज गिवन इन द एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रेजिडेंस नीड नॉट बी अटैच्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन देना है, बेसिकली डिक्लेरेशन भी नहीं देना पड़ता है, आप तो उसमें डिन नंबर डाल दो। उसमें ऑप्शन आता है कि भाई जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कौन से हैं, उनके पास डिन है नहीं है, पैन नंबर वाले कौन से वाले, वो सब कुछ आता है। रेजिडेंशियल प्रूफ सच एज बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, मोबाइल बिल, ये आपको चलता है। अब रेजिडेंशियल प्रूफ में देखो आधार कार्ड नहीं है, वैसे आधार कार्ड बनाया है गवर्नमेंट ने एड्रेस प्रूफ के लिए, बट यहां पर अलग खेल गई है। क्या बोल रहे हैं भाई, बैंक स्टेटमेंट चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, या फिर और है टेलीफोन दे दो, या फिर टेलीफोन बिल मतलब पोस्टपेड वाला, या मोबाइल बिल दे दो।
प्रोवाइडेड दैट बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल कोई भी पिछले 2 महीने से ज्यादा पुराना मत देना। रिसेंट वाला चाहिए गवर्नमेंट को, रिसेंट वाला। प्रूफ ऑफ नेशनलिटी इन केस द सब्सक्राइबर्स इज अ फॉरेन नेशनल। If the subscriber is already a director or promoter of the company, the particulars relating to name of the company, कौन सी कंपनी में वो बताओ, सिन नंबर बताओ उसका, इससे सब जुड़ जाएंगे। Whether interested as a director or promoter ये बताना है, क्यू वाला पॉइंट ओमिट हो गया था, राइट। Where the subscriber of two memorandum is a body corporate, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है मतलब ये हम रेफर करें रूल 13(4) को। 13(4) क्या बोलता है, अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो किसको ऑथराइज करेंगे, ईओडी। ईओडी मतलब एम्प्लॉय ऑफिसर डायरेक्टर। देन द फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगर से फॉर एग्जांपल ए प्राइवेट लिमिटेड कोई बनाना है और इसमें मिस्टर ए है नेचुरल पर्सन और आर प्राइवेट लिमिटेड मेंबर बनना चाहता है तो इसके बिहाफ पर कौन रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। इसका सिन नंबर दो कंपनी का, रजिस्ट्रेशन नंबर बॉडी कॉर्पोरेट, ग्लोबल लोकेशन जीएलएन नंबर दो अगर नहीं है तो, नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नाम देना है भैया, कहां पर है ईमेल आईडी दो। इफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बीआर भी चाहिए पड़ेगा। स्पेसिफाइंग इंटर एरिया द ऑथराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द एमओए of the proposed company and to make investment in the proposed company, the number of shares proposed to be subscribed by the body corporate, name, address, designation of the person authorized। जो रूल 13(4) में अगर किसी को ऑथराइज किया है वो बंदे का नाम दो, पता दो, डेजिग्नेशन दो। 13(4) में अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट कोई एलएलपी है तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अग्रीड टू बाय ऑल द पर्सन स्पेसिफाई इंटर एरिया द ऑथराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द एमओए ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी वो देना है और डिक्लेरेशन देना है कि भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अकॉर्डिंगली परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। द पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड अबव फॉर सब्सक्राइबर्स इन टर्म्स ऑफ क्लॉज ई of subsection 7(1) of the person subscriber for a body corporate. In case foreign body corporate, details relating to the copy of certificate of incorporation देना है और रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन देना है आपको। तो कुल मिलाकर अलग अलग केस में अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं ये पर्टिकुलर रूल में जो अपन ने बात करी है। और रूल नंबर कौन सा यार, 16। तो रूल 16 बात करता है किस चीज की, तो रूल 16 बात करता है कि भाई अगर आपके सब्सक्राइबर्स नेचुरल पर्सन है, इंडियन है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। फॉरेन वाला है पासपोर्ट दे दो, डिडंट ऑलरेडी है तो कुछ भी नहीं देना आपको, नो आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें पहले से गवर्नमेंट के पास आपकी उपलब्ध है। फॉरेन नेशनल है, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जिसको ऑथराइज करा वो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एफ पॉइंट, the particulars of the person mentioned in the article as a first director of the company। कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा इनका पर्टिकुलर्स दो, इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, डिन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। बेसिकली द पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ये देना पड़ता है DIR 12 वाले फॉर्म में। याद रखना डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल रहेगा, ऑलवेज अ नेचुरल पर्सन, कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा यार, नेचुरल पर्सन। अब DIR 12 याद रखना, DIR 12 का यूज क्या है। अगर आपको किसी बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है DIR 12 काम में आएगा, रेजिग्नेशन करवाना है DIR 12 काम में आएगा, रिमूवल करवाना है DIR 12 काम में आएगा, डेजिग्नेशन चेंज होना है DIR 12 काम में आएगा। आया समझ में। तो कुल मिलाकर DIR 12 सब अपने आप में एक बहुत बढ़िया फॉर्म है सब, जिसमें सारी चीजें रहती हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी
and his interest in other firms or body corporate along with his consent। भाई तू पहले से कितनी कंपनी में डायरेक्टर है ये भी आपको देना पड़ता है। of the company shall be filed in DIR 12 along with the fees as provided in company registered office rules 2017 वाला 2014 वाला सॉरी। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है कि क्या सिस्टम होने वाला है। जी पॉइंट, द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। यहां पर हमें देना है इंटरेस्ट इन अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। आप इंटरेस्टेड हो क्या डायरेक्टर, वो बताओ। इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीजें आपको देनी है। तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन कौन सा है यार, सेक्शन है 7(1) की जो अपन ने बात करी है। चले, तो हमने क्या क्या बात करी है यार। सेक्शन 7 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 7 कौन सा है भाई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 7 में अगर हम ओवरऑल देखें तो भाई कंसेप्ट क्या क्या मिलने वाला है हमारे पास में वो इंपॉर्टेंट है हमको। पहली बात तो भैया आपका जो सेक्शन नंबर 7 है राइट, ओवरऑल सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 7 है। तो सब सेक्शन 1 की बात करें, सब सेक्शन 1 में एक पॉइंट क्या था यार, पॉइंट ए वाला पॉइंट था जो अपन ने बात करी है राइट। और पॉइंट ए में एमओए एंड एओए को साइन वाली बात थी, जो साइन होगा डीएससी से। और यहां पर हमने रूल 12 पढ़ा प्लस रूल 13 पढ़ा, रूल 12 और रूल 13 पढ़ा करेक्ट। और रूल 13 में सब रूल 1 से लेकर 5 तक है। और इंपॉर्टेंट कौन सा है यार, रूल इंपॉर्टेंट सब रूल कौन सा है, 4 एंड 5 वाला करेक्ट। ये चीज हमारे लिए काम की है। फिर आगे चलें अपन, तो बी वाला पॉइंट, बी वाला क्या बोल रहा है भाई, आपको प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है और ये रिक्वायर्ड है INC 8 वाले फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है, INC 8 वाले फॉर्मेट में। इसके रिस्पेक्ट में रूल था 14, छोटा सा रूल, बी वाला पॉइंट राइट। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है राइट। फिर आपका सी वाला पॉइंट जो था वो बोल रहा था सब नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट बाय सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर करेक्ट, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट सी था हमारे पास। आगे चलें, पॉइंट डी वाला रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के बारे में था राइट। पॉइंट नंबर डी वाले पॉइंट में ये था आपका। और आगे चलें, पॉइंट नंबर ई में
सब्सक्राइबर्स की डिटेल थी। डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। पॉइंट नंबर कौन सा था यार? पॉइंट नंबर ई में डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर। रूल नंबर कौन सा था बॉस? रूल 16 की अपन ने बात करी है ई वाले पॉइंट में। मेरे ख्याल से सिंपल चीजें समझ में आ रही हैं कि भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं। और यहां एफ था और यहां जी था। यहां पर डायरेक्टर के बारे में बताओ यार, और यहां इंटरेस्ट के बारे में बताओ। यहां पर क्या था आपका? पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में सब कुछ बताना है हमको। इंटरेस्ट वगैरह वो है क्या है वो बताओ यार। यहां पर रूल 17 था और ये वाला पॉइंट जो था आपका जी वाला पॉइंट, ये बोला था सब इंटरेस्ट ऑफ पर्सन। वो भी आपको बताना है कि भाई किस किस व्यक्ति का इंटरेस्ट है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी, यहां पर रूल कौन सा है यार? रूल 12 है, 13 है। इसमें 5 तरह के रूल 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट। रूल 14 का जिक्र प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में था। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। नो डिफॉल्ट बाय सब्सक्राइबर। ये सी वाला पॉइंट था आपका। डी वाला रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस की बात थी, बाद में अपडेट कर देना। रूल 16 का जिक्र यहां था, रूल 17 का जिक्र यहां था। तो अभी तक हमने क्या बात करी है साहब? सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 की। चल आगे पढ़ते हैं, अपना आगे कारवा बढ़ाते हैं। अब सबसेक्शन 2, जो भी आपने इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी जो रूल्स में इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जो सबसेक्शन में मांगी गई है, जो क्लॉज में मांगी गई है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आरओसी को दे देना है। आरओसी के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो सबसेक्शन 1 में मिली है वो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड सीओआई, जो रूल 18 में जिक्र है। ये आपको रूल नंबर याद नहीं रखना, सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है कि भाई आरओसी जो सीओआई देता वो कौन से फॉर्मेट में देता। Shall register all the documents information referred to in the subsection in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act, right? तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है साहब यहां पर। रूल 18 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करता है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार। कौन से वाले फॉर्मेट में देना है आपको? INC 11 वाले फॉर्मेट में देना है आपको। अच्छा, ये कौन देगा यार? ये देगा आरओसी। किसको देगा ये? कंपनी को। तो एज सच स्टूडेंट लाइफ में सब हमको याद नहीं रखना कि भैया आरओसी जो सीओआई देगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा, हमारे काम का जिक्र नहीं है। द पैन नंबर लिखा रहता है उस पर, परमानेंट अकाउंट नंबर, द कंपनी, वेयर इफ इट इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन इशू करेगा यार? वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करने वाला है। सबसेक्शन 3, तो सेकंड सबसेक्शन 2 ज्यादा काम का नहीं है। वो क्या बोल रहा है भाई? सबसेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन मिल गई, आरओसी आपको क्या इशू कर देगा? सीओआई कर देगा। सीओआई का फॉर्मेट कौन सा रहेगा? INC 11 वाला, ठीक है। ऑन, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन और फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सीओआई, वो आपकी रहेगी DOB बोल दो, या डेट ऑफ DOI बोल दो। DOI, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, issued under subsection 2. The registrar shall allot to the company a SIN which shall be a distinct identity for the company, which shall also be included in the certificate. सर्टिफिकेट पे DIN नंबर रहेगा जो आपका काम में आने वाला है।
तो मेरे ख्याल से यहां तक कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है कि भाई सिस्टम क्या होने वाला है। अब एक्सप्लेनेशन है कि भाई सिन नंबर क्या होता है। कभी एग्जाम में सवाल आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ सबसेक्शन 3, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट इज सिन नंबर। सिन नंबर को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ओवरऑल कितने डिजिट का सिन नंबर होता है, सिन नंबर को पढ़ते कैसे हैं, दिखता कैसा है, होता क्या है। शॉर्ट नोट आ जाए एग्जाम में, आपके लिए बना के रखा है भाई ने, टेंशन नहीं पालना। चले, तो भाई अब हमें बात करना है सिन नंबर से। फॉर एग्जाम्पल सिन नंबर इस तरीके से दिखता है। अच्छा, ये टोटल डिजिट काउंट करोगे तो ये 21 डिजिट की है, राइट। ये कितनी डिजिट की है साहब, ये है आपकी 21 डिजिट की, अगर आप टोटल काउंट करने वाले हो तो। चलो, व्हाट इज सिन? द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इज अ यूनिक 21 अल्फा न्यूमेरिक कोड। देखो ध्यान से, ABCD वाला भी है और 1 2 3 वाला भी है, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक बोल दिया अपन ने। इसलिए क्या बोल दिया इसको, अल्फा न्यूमेरिक। अब असाइन्ड बाय द ROC व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो ये करेगा, इट हेल्प्स आइडेंटिटी व्हाट द कंपनी इज एंड वेयर इट इज रजिस्टर्ड एंड व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। कंपनी क्या है, कब रजिस्टर हुई है, ये सारा का सारा जिक्र यहां रहता है। अब अपन इसको ब्रेक डाउन करें कि भाई होता कैसा है। याद रखना, सबसे पहला जो यू है, जो कैरेक्टर यू है, इसी को हम ब्रेक डाउन करें पूरा पूरा। तो सबसे पहला जो यू है ये बताता है स्टेटस। अगर लिस्टेड होगा तो एल रहेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो यू रहेगा। रिलायंस का देखो सिन नंबर एल लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड का देखो छोटी सी, सब क्या दिखाएगा वहां पर, यू। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई किस तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे जो सेकंड से लेकर 6th तक है, से फॉर एग्जांपल ये 62099, ये इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री कोड। आप किस नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो वो NIC एक अलग से कोड बनाया है, तो वहां से आपको नेचर ऑफ कोड मिलता है। रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी 62099 मींस अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विसेज एक्टिविटी। मेरी कंपनी जिसका सिन नंबर मैंने लिया है, सब वो कंपनी कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, एक IT कंपनी है, इसलिए इसका नंबर क्या है, NIC कोड 62099। तो जो फर्स्ट क्या है, लिस्टेड अनलिस्टेड बताता है आपको। बाद के 6 अल्फाबेट है, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट है, न्यूमेरिक अल्फाबेट है, उस वाले को क्या है आपका, वो बताता है इंडस्ट्री कोड। के ए मतलब जो 7th और 8th वाला है वो है स्टेट कोड कर्नाटका। के मतलब कर्नाटका। यूपी की कंपनी होगी तो यूपी होगा, गुजरात की होगी तो GJ होगा, राजस्थान की तो RJ होगा, महाराष्ट्र की तो MH होगा, राइट। तो ये क्या रहता है इसका स्टेट कोड। नेक्स्ट जो 2 डिजिट है अल्फा न्यूमेरिक में, फिर 2023 लिखा है, 9 से लेकर 12 नंबर का, ये बताता है किस साल में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये होता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2023 लिखा है तो इसका मतलब 2023 ईयर में बनी है कंपनी, राइट। कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं अपन। अगर यहाँ पर 1977 लिखा हो तो सब ये सतत हम देख के पढ़ लेंगे इसको कि भाई ये कंपनी कब बनी है, 1977 में। एक छोटा सा नंबर 21 डिजिट का आपको कितनी सारी चीजें रिवील कर देता है। आगे यहां पर लिखा है साहब OPC, इसका मतलब ये कंपनी किस नेचर की है, 1 पर्सन कंपनी है, OPC है। ओनरशिप टाइप OPC, इफ इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड इट वुड शो PTC, और पब्लिक होगी तो PLC होगा। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री अगर OPC है, जैसे ये कंपनी ये आपको जो सिन नंबर है ये OPC का है, इसलिए वहां पर OPC लिखा। प्राइवेट लिमिटेड होती तो क्या लिखा होता है, PTC। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड का सिन नंबर चेक कर लो, वहां PTC लिखा होगा। पब्लिक कंपनी होगी तो PLC होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और 16 से लेकर 21 का ये जो न्यूमेरिक कोड है 172861, दिस इज माय एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक।
यूनिक नंबर, आरओसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरी कंपनी को ग्रांटेड है, ये पर्टिकुलर कंपनी को ग्रांटेड है, ये नंबर किसी और को नहीं मिल सकता। सीक्वेंशियल नंबर असाइन्ड बाय आरओसी टू द कंपनी यूनिक। बात समझ में आई? तो फुल इंटरप्रिटेशन क्या है भाई? जैसे ये है अनलिस्टेड कंपनी एंगेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये कोड हो गया। इनको में तो के ए हो गया, ईयर हो गया 2023, रजिस्टर्ड एज अ ओपीसी तो ओपीसी हो गया, और इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर 172,861 है। तो ये इसका आरओसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। एग्जाम में कभी आ जाए सिन नंबर का एक्सप्लेनेशन तो हम इतनी सारी चीजें लिखकर आ सकते हैं। याद रखने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एंटिटी टाइप में इस तरीके से लिखा होता है, पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी में एफटीसी सब्सिडी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एसजीसी कंपनी ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एनपीएल नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 वाली कंपनी जो 1956 में सेक्शन 25 हुआ करता था। स्टेट कोड, अलग अलग स्टेट के कोड दिए हैं, हर स्टेट के 2 नंबर होते हैं, राइट? तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 3 किसका है भाई? ये सिन नंबर का वाइफिकेशन का जिक्र करता है। सबसेक्शन 4, द कंपनी शेल एंड मेंटेन एंड प्रिजर्व रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल फाइल टिल इट्स डिसोल्यूशन। कंपनी को सारी की सारी कॉपीज रखना है अपने पास में जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो जाता। ये सबसेक्शन 4 बात करता है। छोटी सी लाइन, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यार मैंने और मेरे पार्टनर ने सब, हम दोनों ने कंपनी बनाई फर्जीवाड़ा करने के लिए। सब जीएसटी के अंडर इनवॉइसिंग करेंगे, अपन जीएसटी की आईटीसी बेचेंगे। तो लॉजिकल है, हम वो अपने केवाईसी तो ओरिजिनल लगाने वाले हैं नहीं। जिसको फर्जीवाड़ा करना है वो तो स्टार्टिंग से यही काम करेगा। लॉ ने बोला कोई बात नहीं, आपके लिए सबसेक्शन 5 वेट कर रहा है। अगर किसी पर्सन ने फर्निश करी है इंफॉर्मेशन जो किस नेचर की है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिए ऑफ एन इंफॉर्मेशन, सप्रेस कर दी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन, वो आपने सप्रेस कर दी है। डायरेक्टर साहब कल ही जेल से छूट के आया, हमने बोला ये तो अंदर बंदा बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, ऑफ विच ही इज अवेयर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल विद द आरओसी। तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए सेक्शन 447 लगा रहा है। और भाई सेक्शन 447 बहुत खतरनाक है। ये बात करता है पेनल्टी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में आपके ऊपर हम क्या लगा देंगे बॉस? पेनल्टी लगा देंगे, सेक्शन 447। सब सेक्शन 6, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 को हम छेड़ेंगे नहीं। अगर आपने गलती करी, फ्रॉड करा, सबसेक्शन 5 में जो लिखा वो तो लगेगी, सबसेक्शन 6 भी आगे आपके लिए बता रहा है। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बन गई 1.5 साल बाद पता पड़ा, it is proved that the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or suppressing any material facts information in any documents declaration filed made for incorporating। सीधी बात है, अगर आपने कंपनी बना ली है, आप अच्छे से धंधा कर रहे हो फर्जी वाला, तो लॉ ने बोला हमको 1.5 साल बाद पता चला, तो आपके लिए सबसेक्शन 6 इंतजार कर रहा है। या by any fraudulent action the promoter person named as a first director of the company, अगर इन्होंने काम करा तो भाई 447 यहां पर भी है। तो सबसेक्शन 5 में भी 447 है, सबसेक्शन 6 में भी 447 है। सबसेक्शन 5 कब लगेगा? जब मेरी कंपनी बन रही है, उस टाइम पर इंफॉर्मेशन गलत दी है और कंपनी बन गई। अब आप क्या बोलोगे साहब, आरओसी ने, देखो आरओसी ने हमें सीओआई दे दिया आईएनसी 11 वाले फॉर्मेट में। लॉ ने बोला चिंता मत करो, सबसेक्शन 6 आपका वेट कर रहा है 447 की पेनल्टी लगाने के लिए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सबसेक्शन 5 में तो है, ये 6 में क्यों है। आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6। वो बोल रहा है भाई सबसेक्शन 6 में तो एक्शन लिया जाएगा, हम उसको नकार नहीं रहे हैं।
विदाउट अफेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6, बराबर है। चले, अब क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है अपने पास में, बहुत ध्यान से। Without prejudice to the provision of subsection 6, where a company has got incorporated by furnishing any false incorrect information, या आपने कोई जरूरी तथ्य बताना था, उनको आपने सप्रेस कर दिया। सप्रेस मतलब हाइड कर दिया, छुपा लिया। एनी मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, or information in any documents declaration filed made for the purpose of incorporation such company or any fraudulent action, the tribunal may on an application made to it, ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन लगाएगा ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा भाई, 1 2 3 4 5 ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन लगाई कि यार कंपनी इस तरीके से काम कर रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें, एग्जाम में सवाल आएगा, क्या लिखा है, द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। क्या ट्रिब्यूनल ये 5 तरीके के ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या ऑर्डर हैं, क्या ये 5 तरीके के ऑर्डर स्यू मोटो बेस पर कर सकता है क्या? आंसर इज नो। लॉ में क्या लिखा, एप्लीकेशन लगाई प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, क्रेडिटर्स ने, डेटर ने, मेंबर ने, डायरेक्ट किसी ने भी, अदर इंटरेस्टेड पर्सन, कि भाई कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है। अब क्या, तो लॉ ने बोला ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल चाहे तो ये 5 तरीके के ऑर्डर दे सकता है। इसका मतलब ट्रिब्यूनल को स्यू मोटो पावर नहीं है, कोई ना कोई तो अप्लाई करेगा। ठीक है, पहला, पास सच ऑर्डर एज इट मे थिंग्स फिट, जो ट्रिब्यूनल को उचित लगता है नेचर ऑफ डिफॉल्ट को देखते हुए वो ऑर्डर पास करेगा। फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस, अगर उनको लगता है कि यार ये डायरेक्टर है ना शर्मा जी, ये दिक्कत दे रहे हैं, तो यार ये पंडित जी को हटा दो, ये वर्मा जी है ना ये समस्या दे रहे हैं। if any in the memorandum articles in public interest or the interest of the company or its member or creditor, सब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, मेंबर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, इन चारों में से किसी के इंटरेस्ट के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। कौन? ट्रिब्यूनल। तो मेरे ख्याल से सब सेक्शन 7 में जो क्लॉज ए है वो आपके पॉइंट पूरा दिमाग में क्लियर है। और उससे पहले क्लियर क्या है कि भाई स्यू मोटो ट्रिब्यूनल को पावर नहीं है, एग्जाम में आ जाए तो दिमाग मत लगाना ज्यादा। आपको चीज याद होनी चाहिए कि भाई स्यू मोटो पावर नहीं है, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन बना के देगा, पूरी कहानी बता देगा कि भाई ट्रिब्यूनल ने ये BCD वाला कोई भी डायरेक्शन दे दिया, नीचे लिख देगा कि भाई किसी ने एप्लीकेशन लगाई थी, स्यू मोटो डायरेक्शन लिया था फलानी फलानी तारीख को ऑन इट्स ओन मोशन। बताए साहब ये ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्शन दिया है वो वैलिड है या नहीं है? हमको क्या लगेगा, वैलिड है, क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट दिखाई देगी वहां पर। इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन लगाना जरूरी है, तभी ट्रिब्यूनल आगे बात करेगा। आगे चले, या फिर मेंबर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। याद रखना यहां पर डायरेक्टर की लायबिलिटी का जिक्र नहीं है, यहां पर मेंबर की लायबिलिटी जो लिमिटेड थी अब क्या हो जाएगी, वो अनलिमिटेड। डायरेक्टर की लायबिलिटी का जिक्र नहीं है पॉइंट नंबर बी में। ये छोटी छोटी बातें दुख देती हैं जीवन में, राइट। डायरेक्टर की लायबिलिटी कुछ नहीं लिखा यहां पर। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ROC, ROC के नाम और ROC के रजिस्टर में से हम कंपनी का नाम हटा देंगे, स्ट्रक ऑफ कर देंगे। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप करवा देंगे कंपनी का 271 में। रिमूवल ऑफ कंपनी नेम 248 में सेक्शन या और कोई ऑर्डर जो उनको उचित लगता है वो ऑर्डर पास करेंगे। बट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई आपको? कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा आपको। एंड द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसीडरेशन
द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। तो भाई ये पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी के लिए भी आप वहां पर रह सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत बेवकूफ बनाता है यार एग्जामिनर। तब आपको सबसेक्शन 7 में एक तो पॉइंट क्या पकड़ना है आपको कि भाई कोई ना कोई बंदा यहां पर अप्लाई करेगा, बिना अप्लाई करे कुछ नहीं होने वाला है। और जो लायबिलिटी वाला बी वाला पॉइंट है वहां लायबिलिटी मेंबर की बोली है, डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं बोली है कुछ भी। आगे अब ये 7 को रूल सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 को थोड़ा सा और खोदेंगे हम। ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये हो गया, ये ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। अब यहां पर ये पावर है, रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब हम डायरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर एमओए एओए कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड जाएगी, ये बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात है। अब ये प्रोविजन जो प्रोविजो 2 है, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, इस वाले पॉइंट को खोद रहे हैं हम। ये जो प्रोविजो 2 है, कंसीडर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एंटर्ड सच एज कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन so that innocent third party are not harmed due to the order of the tribunal with respect to winding up or removal of company name or anything else. So before providing any order like winding up का order, strike off का, the tribunal must consider, compulsory है भैया, ट्रिब्यूनल के पास विकल्प नहीं है। वर्ड में नहीं लिखा, वर्ड क्या लिखा, must. The transaction already entered into by the company including obligation or liability so that the innocent third parties are not harmed. For example, contract with the supplier. Suppose ABC Tech Private Limited incorporate करी by X ने, सब गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, फेक डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। लेटर ABC Tech entered into a genuine contract supply with Messrs Secure Component that supply deliver goods worth rupees 10 lakhs in good faith. Now, when the ROC discovered the fraud, the case goes to NCLT. NCLT के सामने गया, ट्रिब्यूनल के सामने गया। The tribunal cannot immediately order winding up strike off without considering the fact. ये 10 लाख रुपए के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। The NCLT may decide that before any harsh action like winding up, सप्लायर का ड्यू सेटल्ड किया जाए किसी तरीके से। Such contracts must be honored, सम्मान करना है इसको, रीपेमेंट करवाना है इसका। The liability to be transferred to promoter, तेरी पर्सनल लाइबिलिटी। This ensures innocent parties are not punished for the fraud committed by promoter. Second example, bank loan. If a company fraudulently incorporated by misrepresentation has taken a loan from a bank, बैंक से कोई लोन लिया, NCLT won't directly remove, उसको नाम रिमूव नहीं करे, it may direct repayment और safeguard the bank interest first. बैंक का इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। कुल मिलाकर तो ये दो तरीके के एग्जाम्पल हैं जो प्रोविजो सेकंड को हमने थोड़ा सा खींच के और स्ट्रेच बात की है, जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो मेरे ख्याल से यहां तक पूरा का पूरा फंडा क्लियर है कि भाई कौन से केस में क्या क्या होने वाला है, राइट। तो हमने सब सेक्शन 2 की बात करी है, राइट। तो हमने क्या बात करी यार, सब सेक्शन 2 में क्या बोल रहा था, सीओआई की बात कर रहा था कि भाई सीओआई कौन इश्यू करेगा, आरओसी फॉर्म नंबर INC 11 में, हमारे काम का नहीं है। सब सेक्शन 3 बात करता है कि आपको सिन नंबर अलॉट होगा। सब सेक्शन 4 बोलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने हैं। क्या करने हैं आपको, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके। सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन
ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है तो 447 खड़ा है। सब सेक्शन 6 क्या बोलता है? सब सेक्शन 6 बोलता है कि अगर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर ऐसा कुछ पता चला कि भाई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपने दबा ली थी, अब पता चल रहा है वो, तो लॉ ने बोला चिंता मत करो, आपके लिए 447 है। और सब सेक्शन 7 क्या बोल रहा था कि भाई एप्लीकेशन लगाना है किसको? एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, और यहां पर ए बी सी डी, ए बी, ये 5 पॉइंट थे। और यहां पर 5 पॉइंट में 2 प्रोविजो, एक तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाला पॉइंट था, और एक ट्रांजैक्शन जो भी है उसको सिक्योर करने के लिए पहले ट्रिब्यूनल देखेगा, फिर बाद में वाइंडिंग अप जैसा कोई हार्श ऑर्डर देगा। तो कुल मिलाकर यार ये है हमारा सेक्शन 7 में जो अपन ने बात की है। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जिक्र है। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा फंडा क्लियर है कि भाई किस तरीके से क्या काम होगा। सेक्शन 7 में हमने एक एक सेक्शन, एक एक रूल, कौन कौन सा रूल, रूल 12 की बात करी, 13 की बात करी, 14 की बात करी, 16 की बात करी, 17 की बात करी, और सेक्शन 447 की बात करी कि भाई कब कब कौन कौन से केसेस में 447 लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब सेक्शन 7 में कि भाई ट्रिब्यूनल को स्यूमोटो पावर नहीं है, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा तो ही बात होने वाली है। यहां तक हमारा खत्म होता है सेक्शन नंबर 7 वाला। कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू।